कार्बन 13 NMR के केस में हमारा फोकस कार्बन पे होगा, हाइड्रोजन पे नहीं होगा। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि कार्बन 13 NMR जो है इट वाज एडेड इन सिलेबस इन 2016। तो मेनली तो हाइड्रोजन NMR है, जिससे पहले हमने कवर किया, मेन वही है। लेकिन अब इससे भी NMR के क्वेश्चन के साथ लिंक होके क्वेश्चन आ जाता है। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इसमें और HNMR में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसके अंदर कुछ जो मेन डिफरेंस पॉइंट्स है वो मैं लिखता हूँ, लिस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगा। बट अगेन आई वुड रिपीट कि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सारा HNMR में, स्पेशली वो जो मैंने आपको एक टेबल से बना के एक्सप्लेन किया था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पे कितने हैं, 0 है, 1 है, 2 है, उसकी बेसिस पे जो पीक्स बनती हैं, डुप्लेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, सिंगलेट, वो आपने जरूर याद रखनी है। और फिर जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू डेटा बुकलेट में गिवन होती है, उसके साथ हम डिफरेंट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब कार्बन 13 NMR में जो मेन पॉइंट्स हैं डिफरेंस के, वो मैं इधर लिस्ट करता हूँ, फिर इसके एग्जांपल्स में दूंगा। इन दिस केस एक चीज आप यहाँ पर ऐड कर लें कि ओनली दोज एटम्स, इससे पहले मैंने ये शायद लिखवाई है या नहीं, लेकिन लिख लेंगे एटलीस्ट इसको फिर से। ओनली दोज एटम्स which have odd mass number form peaks in NMR। अच्छा, अब ये इसकी रीजन हमसे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये चीज एज अ पॉइंट ऑफ नॉलेज आपके सिलेबस में है, और वो ये है कि जिस एलिमेंट का मास नंबर ऑड में होगा उसी की पीक्स NMR के ग्राफ पे अपेयर होती हैं। मतलब जैसे HNMR के केस में हाइड्रोजन 1 है, 2 है, 3 है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, राइट? प्रोटियम, न्यूट्रियम, ट्रिटियम। अब जब हम इसका HNMR करते हैं तो इसमें H2 की पीक्स नहीं आती, क्योंकि इसका मास नंबर इवन है। H1 और 3 की आती हैं। अच्छा, अब H1 इज अबाउट 98%, ये हार्डली 1% है। तो जब आप किसी कंपाउंड का HNMR कर रहे होते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट दैट कि वो H1 ही होगा, प्रोटियम ही होगा। ठीक है ना, ये बात समझें। ये चीज हम पहले बताते ही नहीं थे, जब कार्बन 13 आया तो फिर बतानी पड़ती है, क्योंकि इससे पहले इसका यूज ही कोई नहीं था। क्योंकि स्टूडेंट्स ये समझ फिर पूछते हैं ऑब्वियसली कि कार्बन 13 है तो कार्बन 12 किधर है। इसलिए ये चीज थोड़ी अब ऐड करना पड़ती है कॉन्सेप्ट में कि जिन एलिमेंट्स का मास नंबर ऑड में होगा उन्हीं एटम्स के न्यूक्लियस की जो स्पिन है वो NMR में रीड होती है। इनफैक्ट जो न्यूक्लियस है वो बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और जिन एलिमेंट्स का मास नंबर ऑड है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे ना, तभी ऑड होगा। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल होंगे तो वो इवन ही होगा हमेशा, जैसे कार्बन 12 है, जैसे कार्बन 12 है। इसको मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा। अच्छा देखिए, कार्बन 12 के केस में प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, लेकिन जब कार्बन 13 होगा तो फिर प्रोटॉन तो 6 रहेंगे लेकिन न्यूट्रॉन 7 हो जाएंगे। तो ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा। अब एक दफा फिर आप लोग दोबारा ज्वाइन करो। अलीजे कैन यू टेक्स्ट इन आल्सो, ताकि फिर मैं दोबारा लिंक जनरेट करके भेज दूं। कैन यू सी द वीडियो फाइन और नॉट अलीजे? इट्स ब्लरिंग, ठीक है। सो व्हाई डोंट यू गाइस लॉग इन अगेन? एक दफा ये ट्राई कर लो, नहीं हुआ तो फिर मैं लिंक दोबारा जनरेट कर दूंगा।
जी बेटा, कोई फर्क पड़ा कि नहीं? वालेकुम अस्सलाम। क्या एंट्री है, जबरदस्त किस्म की है। चलो कंटिन्यू करते हैं मेरे ख्याल से आगे। तो ये मैं बता रहा था कि जिन एलिमेंट्स का मास नंबर ऑड में होगा वही कार्बन 13 या HNMR के ग्राफ में उनकी पीक्स अपीयर होती हैं, दूसरों के नहीं होते। अब इसमें और HNMR में जो पॉइंट्स डिफरेंस वाले हैं वो मैं लिखता हूँ, फिर मैं इसके एग्जांपल्स आपको दूंगा। ये बहुत इजी है उसके अगेंस्ट। क्या हुआ? यही तो एक चैप्टर है पढ़ने वाला। ये एक टॉपिक है भैया टेक्निक्स के चैप्टर का। इस केस में द नंबर ऑफ पीक्स इक्वल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। HNMR के केस में हम देखते हैं डिफरेंट हाइड्रोजन्स को, और कार्बन 13 के केस में हमारा सारा फोकस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन पे होगा। जितने जी बिल्कुल, इस केस में हम कार्बन को देखेंगे, जितनी डिफरेंट टाइप के कार्बन होंगे उतनी डिफरेंट पीक्स हमें ग्राफ में मिलेंगी। सेकेंडली इसमें CdCl3 दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन। HNMR पढ़ी है अभी हमने। अब ये आखिरी आखिरी गलत क्वेश्चन पूछा तुमने, अब दोबारा ना पूछना, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर ट्राइक्लोरोमीथेन और CdCl3 is used as solvent instead of TMS। ये वो डिफरेंस वाले पॉइंट्स हैं जो कार्बन 13 और उसके मैं लिख रहा हूँ। एक दफा लिख लें, फिर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हम ट्राइक्लोरोमीथेन यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, TMS नहीं यूज करते। टेट्रामीथाइल मिथाइल सिलेन जो लास्ट टॉपिक में बताया था। और दूसरा ये है कि इसमें ओनली सिंगलेट्स आर फॉर्म इन कार्बन 13 NMR। HNMR में तो मल्टीपल पीक्स आ रही थी, डुप्लेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट वगैरह, लेकिन कार्बन 13 NMR में सिर्फ सिंगलेट्स बनती हैं। एक लाइन बस। और दूसरा ये कि इसमें जो हाइट ऑफ पीक है does not correspond to number of carbon in a specific environment। HNMR के केस में तो जो पीक की हाइट है वो हमें बताती है कि एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटॉन एक एनवायरनमेंट में कितने हैं, लेकिन यहाँ जो पीक की हाइट है उसका उन कार्बन की उस एनवायरनमेंट के अंदर नंबर से कोई लिंक नहीं है। और एक और लास्ट पॉइंट ऐड करेंगे कि द पीक ऑफ कार्बन is not affected by the peak of carbon is not affected by the adjacent carbon। अच्छा, ये वो पॉइंट्स हैं इसके कार्बन 13 NMR के जो मैंने लिस्ट किए हैं। दिस शुड बी इन योर नॉलेज, बट यू वुड सी जब आप इसके पास पेपर करेंगे तो एग्जामिनर इन चीज़ों पे इतने क्वेश्चन नहीं पूछते, वो कंपाउंड दे के आपको ग्राफ दे के उसी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे होते। अब इसके लिखेंगे हम एग्जाम्पल्स।
नहीं, इसके बाद पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स के मैंने शायद पीडीएफ शेयर किए आप लोगों को, नहीं वैसे टेक्निक्स पढ़ने वाला आखिरी है, पॉलीमर्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये है कि वो लास्ट है इसके बाद। हाँ वैसे पॉलीमर्स वही हैं ओ लेवल वाले, और वो मैं आपको पीडीएफ्स दूंगा, आप लोग वो लिख लें, उसके बाद मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। पॉलीमर आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर से भी एक क्वेश्चन हर साल आता है। अच्छा आप जरा देखें बोर्ड पे, समझें इसको। कार्बन 13 NMR भी 2016 में ऐड हुई थी सिलेबस में, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया। और HNMR में और कार्बन 13 NMR में जो डिफरेंस है वो ये कि HNMR के केस में आप फोकस करते हैं हाइड्रोजन्स पे, प्रोटॉन्स पे, और डिफरेंट कार्बन्स के ऊपर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड आउट करके आप उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताते हैं। लेकिन जो कार्बन 13 है उस केस में फिर आपका सारा फोकस कार्बन के ऊपर होगा, हाइड्रोजन्स को आप नहीं देखेंगे। और उसकी रीजन ये है कि जब आप किसी कंपाउंड का एनालिसिस कार्बन 13 के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त फिर जो NMR ऑपरेटर्स में फील्ड है उसको इस तरह से सेट किया जाता है कि उस पर हाइड्रोजन अपनी स्पिन चेंज नहीं करते। ये चीज वर्किंग और टेक्निकलिटी की तरफ चली जाती है जो आपसे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि जब एक कंपाउंड का एनालिसिस किया जाता है तो उस कंपाउंड का साइंटिस्ट HNMR भी करते हैं और साथ कार्बन 13 भी करते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि इसमें कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है और किस कार्बन पे कितने डिफरेंट हाइड्रोजन्स हैं, so that they can actually find out the structure, because these techniques that we are doing, they're about finding the structure of an organic compound. तो कार्बन 13 के केस में आपने सारा फोकस करना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन्स पे, जितनी डिफरेंट टाइप के कार्बन होंगे उतनी पीक्स बनेंगी। सेकेंडली जो डिफरेंस है इसका HNMR से वो ये कि HNMR में तो हम TMS यूज करते हैं, जो इससे पहले हमने किया था टेट्रामिथाइल सिलेन, जो एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल यूज होता है। लेकिन कार्बन 13 के केस में हम लोग CdCl3 यूज करते हैं, इसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं, और ये इस जगह जस्ट एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है। जो सैंपल है आपका उसको आपने किसी सॉल्वेंट में डाल के ऑपरेटर्स में रखना होता है, तो इसका काम रेफरेंस मॉलिक्यूल नहीं है, जस्ट एज अ सॉल्वेंट है। TMS का जो काम है वो तो एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल था, उसकी पीक की जो हाइट है उसके साथ हम रेशियो लेके बाकी प्रोटॉन्स फाइंड करते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर दूसरा डिफरेंस ये है कि कार्बन 13 के केस में सिर्फ सिंगल पीक्स बनती है, डुप्लेट ट्रिपलेट क्वार्टेट वगैरह नहीं बनती, सिर्फ सिंगलेट बनेंगे। फिर जो यहाँ पी की हाइट है वो हमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन उस एनवायरनमेंट का भी आइडिया नहीं देती। एंड लास्टली कि जो कार्बन की पीक है वो एडजेसेंट कार्बन ने डिसाइड करता है। HNMR के केस में तो जो पीक थी वो शिफ्ट हो जाती है, स्विच हो जाती है, एक प्रोटॉन की पीक उसके साथ जो कार्बन पे प्रोटॉन है वो डिसाइड करते हैं। अगर आपको याद हो वो टेबल के साथ मैंने लिखवाया था नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन एडजेसेंट कार्बन, तो वो डिसाइड करते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एग्जाम्पल पे आके इसको समझे जरा। देखिए अगर यही इथेनॉल है और इसका आपने HNMR किया, HNMR जो हमने इससे पहले पढ़ा अभी, HNMR के केस में तो इसमें 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हैं, 3 डिफरेंट पीक्स मिलेंगी। इन 3 प्रोटॉन की पीक्स ये बनाएंगे ट्रिपलेट, इनकी पीक ये बनाएंगे क्वार्टेट, और इसकी सिंगलेट आएगी। लेकिन जब इसी इथेनॉल का हम करेंगे कार्बन 13 NMR, उस वक्त आपका सारा फोकस किस पे होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन पे। तो इसका जब आप कार्बन 13 NMR करेंगे तो जो ग्राफ हमें मिलेगा इथेनॉल का, उसमें एक्सेस वही है, वाई एक्सेस पे परसेंटेज एब्जॉर्प्शन है, फील्ड की एब्जॉर्प्शन, एक्स एक्सेस पे फील्ड और इधर केमिकल शिफ्ट है। फर्क सिर्फ ये है कि जो शिफ्ट और फील्ड की वैल्यूज हैं वो HNMR से डिफरेंट होंगी। जब एक क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर लिखेगा कि जी दिस कंपाउंड इज एनालाइज्ड थ्रू कार्बन 13 NMR, तो फिर आपने क्या करना है कि जो डेटा बुकलेट में कार्बन 13 वाला टेबल है, ये वाला एक टेबल मैंने आपको दिखाया था जो HNMR का है, ठीक है, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं सारे और केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज गिवन है। तो जब कार्बन 13 का क्वेश्चन आएगा तो फिर आपने उससे नेक्स्ट पेज पे जो टेबल है कार्बन 13 इस पे लिखा हुआ है वो ओपन कर लेना है। इसमें डिफरेंट ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स और उसके अगेंस्ट केमिकल शिफ्ट की वैल्यू गिवन है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पे लेबल होती है जो सिग्मा साइन से हम इंडिकेट करते हैं। तो
उसके साथ आप उसके कार्बन्स को फाइंड आउट करते हैं। अब कैसे करते हैं वो देखें जरा। हाउ मेनी पीक्स विल यू गेट ऑन द कार्बन 13 फॉर दिस कंपाउंड? इस केस में हम किस पे फोकस करें? कार्बन पे। इस कंपाउंड में कितने कार्बन है डिफरेंट? 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन। तो 2 पीक्स आपको इसमें मिल जाएंगे डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट केमिकल शिफ्ट पे। अब उनमें से कौन सी पीक CH3 वाला कार्बन है और कौन सी पीक CH2 वाला कार्बन है, ये टेबल आपको हेल्प करेगा उसमें। ठीक है, इसमें ये सब लिखा हुआ है कि जो कार्बन है अटैच्ड विद C सिंगल बॉन्ड O, लाइक जैसे C सिंगल बॉन्ड O है, ये अपेयर होता है केमिकल शिफ्ट ऑफ, किधर गया ये, इट वुड अपेयर एट केमिकल शिफ्ट ऑफ 50, 0 to 50 की रेंज में। फिर मिथाइल के कार्बन की जो CH3 के कार्बन की पीक है वो डिफरेंट रीजन में आएगी। ये सब दिया मैं इधर R ग्रुप के साथ, एल्कीन अल्काइल के साथ 1 to 40 के बीच में नहीं होते ना, उसका फायदा ही कोई नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने इधर लिख दिया है। क्योंकि इसमें ये जो CdCl3 हमने यूज किया, इसकी जो पीक है वो शिफ्ट 0 पे नहीं आती, इसकी पीक इस तरह से बीच में आती है CdCl3, और इसकी जो पीक की हाइट है वो हमें ये आइडिया भी नहीं देती कि साथ एक कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने हैं। ये जो CdCl3 बेसिकली इसमें 3 क्लोरीन है और एक इसमें हाइड्रोजन का हैवियर आइसोटोप है ड्यूट्रियम, ये ड्यूट्रियम है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए कि वो सॉल्वेंट है, वो आपका जो सैंपल है उसके प्रोटॉन के साथ मिलकर कोई इंटरफेरेंस क्रिएट ना करे, तो हैवियर आइसोटोप हाइड्रोजन का उन्होंने इसमें डाला हुआ है, जिसमें 2, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। इसका मास नंबर चूंकि इवन है तो ये पीक नहीं बनाएगा। अभी मैंने स्टार्ट में लिखा था कि जिन एलिमेंट्स का मास नंबर ऑड होता है सिर्फ वही NMR में पेयर होते हैं। तो आप अपना सॉल्वेंट ऐसा रखना चाह रहे हैं जो आपके ग्राफ के पीक्स के साथ इंटरफेयर ना करे। CdCl3 में हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड, अदरवाइज इसको कहते हैं हम ट्राइक्लोरोमीथेन ही है ये वही ट्राइक्लोरोमीथेन, बट ये सिर्फ सॉल्वेंट है, इसका और कोई काम नहीं। अच्छा, अब जब क्वेश्चन कार्बन 13 से आता है तो उसमें बहुत दफा क्या होता है कि ग्राफ वगैरह नहीं गिवन होता, क्योंकि ग्राफ से इतनी सिग्निफिकेंट हमें इंफॉर्मेशन मिलती भी नहीं है। बट ज्यादा क्वेश्चन उसमें यही आते हैं कि हाउ मेनी पीक्स और हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन विल बी फॉर्म्ड, और केमिकल शिफ्ट के केस को आपसे पूछते हैं कि जिसको लेबल करके बताएं। इसको इसमें समझने वाली चीज है, कोई नहीं, पूछो आप इस ग्राफ पे क्वेश्चन पूछो शाबाश। मतलब सर ये दोनों कार्बन एक कार्बन देखो डिफरेंट एनवायरनमेंट में ना ये डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है ना, एक तरह के तो नहीं है, ये बात समझ आती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एक डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड एनवायरनमेंट में है। जब वो अपनी स्पिन चेंज करेगा, ये बात समझ आ रही है, देखो वर्किंग इसीलिए समझाई थी ना। अब आप वो डायग्राम निकालें ना, आपके पास तो बनी हुई है सामने। जिस कंपाउंड का आपने एनालिसिस करना है उसको आप रखते हैं NMR में, NMR में उसको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। जब मैग्नेटिक फील्ड में आप उसको लगाएंगे तो जब कार्बन 13 के लिए आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो आप बाहर से फील्ड की इंटेंसिटी ऐसे रखेंगे कि जो कार्बन के न्यूक्लियस की स्पिन को इफेक्ट करेगा, हाइड्रोजन को नहीं करेगा। तो जब आपने इसको रखा मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जो कार्बन है इसका जो फील्ड है इस कार्बन से डिफरेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि रेडियो वेव्स पास करते हैं सैंपल के बाहर, जो मैंने आप लोगों को वर्किंग थोड़ी सी समझाई थी। पहले सैंपल को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, फिर बाहर से रेडियो वेव्स पास करते हैं। जब आप रेडियो वेव्स पास करते हैं उससे, तो एटम्स अपनी वो वेव्स अब्सॉर्ब करके डिफरेंट फील्ड वैल्यू पे वो अब्सॉर्ब करते हैं रेडियो वेव्स को, अपनी स्पिन चेंज करते हैं, फ्लिप करते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? तो जब मैं इसका एनालिसिस कर रहा था कार्बन 13 में, ये कार्बन इससे डिफरेंट है, जिस फील्ड पे ये कार्बन फ्लिप करेगा उस पे ये नहीं करेगा, और जिस पे ये करेगा उस पे ये नहीं करेगा। तो ये जाहिर है डिफरेंट फील्ड्स पे पीक्स बनाएंगे ना। यहाँ तक समझ आया? अब ये कार्बन कौन सा और ये कार्बन कौन सा, ये तो बीच में सॉल्वेंट है ना, इसको तो छोड़ दें, ये तो अक्सर बना ही नहीं होता। ये कार्बन कौन सा ये कौन सा, ये मुझे डेटा बुकलेट बताएगी, क्योंकि नीचे लिखी हुई है केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज। और कार्बन 13 के केस में आप 90% पहले ही आपको कंपाउंड का पता होता है, आपने ग्राफ पे जाके आइडेंटिफाई करने होते हैं कि ये CH3 वाला कार्बन है या CH2 वाला कार्बन है।
इस तरह से। इससे ये और हाँ, ये स्टोरी मैं तुम्हारे आने से पहले सुना चुका हूँ। अब दोबारा थोड़ी सी रिपीट कर दूंगा। ये हमारे सिलेबस में एज अ पॉइंट ऑफ नॉलेज है, पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि ये जब कार्बन 13 सिलेबस में आया था 2016 में, उसके बाद से इसको थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। तो आपके आने से पहले मैंने ये चीज बताई थी कि जिन एटम्स का मास नंबर ऑड में होता है, न्यूक्लियस, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। और जब वो न्यूक्लियस स्पिन करता है तो जो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मोस्टली ज्यादा ही होंगे प्रोटॉन से, तो वो जो न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से डिफरेंट है, वो उस फील्ड को कैंसल आउट नहीं करता, वो फील्ड एक्सप्रेस करता है। बस आप इसको याद कर लो, क्या टेंशन है। अगर मास नंबर इवन है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होने की वजह से जब वो न्यूक्लियस स्पिन कर रहा होता है तो एनएमआर में वो पीक अपेयर नहीं होती, क्योंकि वो लोकल फील्ड अपना कैंसिल कर चुका होता है। ऑड के केस में वो कैंसिल नहीं होता तो एनएमआर पे रीडिंग आती है उसकी। न्यूट्रॉन ज्यादा, न्यूट्रॉन ज्यादा कैंसिल आउट होता नहीं है, इसलिए उसकी पीक आती है। मतलब वही बात है कि कैम्ब्रिज में उन्होंने इसको एज अ पॉइंट ऑफ नॉलेज रख दिया कि स्टूडेंट्स को बस पता होना चाहिए कि ये पीक एब्जॉर्प्शन है, फील्ड एब्जॉर्प्शन पीक है। किस फील्ड पे एब्जॉर्प्शन की है उसने, किस फील्ड पे उसने अपने स्पिन चेंज की है, डिफरेंट होगी जाहिर है। जो ऑड वाले हैं वो पीक्स दिखाते हैं, जो इवन वाले वो नहीं दिखाते। ये चीज है बस। अब इसको इससे आगे एक्सप्लेन करूंगा तो पूरी यूनिवर्सिटी वाली चीजें पढ़ानी पड़ेगी। सारों में क्या, एचएनएमआर में भी, हर एक एनएमआर में। देखिए आप थोड़ा खुद थोड़ा सोचें। अभी मैंने आप लोगों को जो आइडिया दिया था एनएमआर के केस में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था कि एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो भी स्पिन करते हैं, सारे एटम्स के न्यूक्लियस स्पिन करते हैं, लेकिन जिनके मास नंबर ऑड में होते हैं वो एनएमआर में रीडिंग उनकी आती है। कार्बन के भी एलिमेंट्स हैं, आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के भी हैं। एचएनएमआर में प्रोटियम की पीक आती है, बस आपके आने से पहले ही बताया था मैंने। इसी तरह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उनकी भी पीक्स आती हैं, लेकिन ईवन वालों की नहीं आएंगी। अच्छा, ये इसके साथ और एक दो एग्जांपल और ऐड करेंगे। ये क्या है, कार्बन 13 है ना, इसका टाइटल ही कार्बन 13 है, इसीलिए कार्बन 12 नहीं है। अच्छा, अब जरा आप लोग ध्यान देंगे उस चीज पे जो सिलेबस में जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जिससे, और वो है ये, इन कंपाउंड्स के आपने नंबर ऑफ पीक्स और टाइप्स ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई करने हैं। लाइक अगर इनको हम कार्बन 13 एनएमआर करते हैं इनका, तो इनकी कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ पीक्स और कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है इनके अंदर, ये आइडेंटिफाई करना है। हम्म। तो स्केलेटल फॉर्म में अगर वो मुश्किल लगे चीज आपको, तो फिर आप उसका डिस्प्लेड बना रहे हैं।
तो इनके में कितनी पीक्स या डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है ये तो बताएं। इसके सेकंड एग्जांपल जो मैंने लिखी है इसमें कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है या उसकी पीक्स आएंगी 2। क्योंकि देखें ये जो CH3 और ये CH3 है ये एक टाइप है और ये सेकंड है। जिस तरह से आप हाइड्रोजन या HNMR में एनवायरनमेंट चेक कर रहे थे कि एडजेसेंट कार्बन की क्या सिचुएशन है और प्रोटॉन कितने, उसी तरह से आप इसको भी देखेंगे। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें आपने फोकस कार्बन को करना है, हाइड्रोजन को नहीं करना। तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम है क्योंकि इनके एडजेसेंट कार्बन CO है और दोनों पे हाइड्रोजन भी 3 है। तो ये एक टाइप हो जाएगा, ये सेकंड टाइप हो जाएगा। तो इसका जब आप NMR का ग्राफ होगा हमें मिलेगा जैसे भी है, तो इस पे 2 पीक्स हमें मिलेंगी। अब वो उनकी हाइट कम है ज्यादा है इसका हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है। थर्ड एग्जांपल में जी भैया इसमें देखें इन जगहों पे ये CH3 है, ये भी CH3 है, यहाँ पर ये CH है। तो ये और ये मिथाइल ग्रुप सेम है, ये दोनों एक टाइप में काउंट होंगे। ये डिफरेंट है, ये सेकंड होगा, ये CH2 है, ये डिफरेंट होगा, ये थर्ड, और ये COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड का फोर्थ। सो इट्स लाइक 1 2 3 4 ब्यूटानोइक एसिड है, 1 2 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, लेकिन इसकी टोटल 4 पीक्स हमें मिलेंगी या इसकी 2 पीक्स होंगी और इसके केस में इसकी 4 पीक्स होंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन को हम फोकस करें। एरोमेटिक कंपाउंड जब आते हैं ना ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, इसके लिए आप हमेशा कोशिश करें कि डिस्प्लेड बना के फिर उसको गैस करें। क्या कहूँ, कौन से काउंट? वो कायरलिटी के लिए कायरल, ये और चीज है, इसका उससे कोई लेना नहीं। चलिए फोर्थ तो थोड़ा ट्रिकी है, वो एंड पे करेंगे। फिफ्थ पहले करें, फिफ्थ को पहले डिसाइड कर लें। फिफ्थ, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन्स डू वी हैव? 2 तो नहीं है। देखिए ये CH3 और ये CH3 ये सेम है, तो दिस एंड दिस इज वन टाइप ऑफ कार्बन। फिर ये CH2 और ये CH2 सेम है, ये सेकंड हो गया, और ये सी कीटोन कार्बन है, ये 3 है। इसकी हमें 3 पीक्स मिलेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड के केस में जल्दी नहीं करेंगे, शुरू में जिस तरह से ये मैं ड्रॉ करके कर रहा हूँ ना, इसका आप भी इसी तरह से करें। जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो तो फिर आप बेशक डायरेक्ट कर लें। फोर्थ कंपाउंड इज दिस। अब बताओ 3 होंगी, इधर सेल लग जाएगी पीक्स की, देखना जरा। चेक करो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन आर देयर। लग रहा है ठीक कह रहे हो, आसान बना दिया मैंने कंपाउंड, इजी है। देखिए ये मिथाइल और ये मिथाइल ये सेम है क्योंकि जिस कार्बन पे बेंजीन के ये अटैच है वो जस्ट कार्बन है और उनके आगे भी CH है। ठीक है ना, हमने कार्बन के केस में 2 स्टेप तक जाना तकरीबन एटलीस्ट, स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये मिथाइल और ये मिथाइल एक टाइप, फिर ये कार्बन और ये कार्बन सेम होंगे क्योंकि देखिए इस कार्बन की क्या एनवायरनमेंट है, इट इज अटैच्ड विद CH3 which is further attached with 2 CH groups। ये भी एक CH3 से फिर 2 CH से अटैच, तो ये दोनों कार्बन एक टाइप के, सेकेंड टाइप। उसके बाद ये कार्बन और ये कार्बन,
ये कार्बन और ये कार्बन, ये सब सेम है। एक बात पूछो, ये CH2 क्यों नहीं है? किधर? CH2 मुझे पता था ऐसे कर बात ही करोगे। अच्छा, ये वो इसमें जाएगा एरोमेटिक। बेंजीन है, बेंजीन में CH2 कहाँ से आएगा? अब बेंजीन में जब आप कोई चीज लगाओगे तो एक हाइड्रोजन कम करके लगाओगे। देखें, ये दोनों कार्बन एक टाइप के, फिर ये कार्बन और ये कार्बन सेकंड टाइप है, फिर ये और ये सारे एक जैसे हैं, तो ये थर्ड टाइप में काउंट होगा। लेकिन इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता स्ट्रक्चर को, तो आप देखते हैं कि नंबर ऑफ पीक्स बहुत ज्यादा हो जाती है। जो मैं चाह तो वही रहा था बनाऊं, लेकिन ये आसान वाला बन गया, जरा इसको भी प्रैक्टिस कर लें। इसको ट्राई कर लें। Try and find different types of carbons in this compound. जिस तरह ये मैंने डिस्प्लेट बनाया है, इसका इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आसान लगेगा, वरना मुश्किल लगेगा। So it is basically this structure. एडजेसेंट कार्बन्स को भी आपने देखना है और दो दो कार्बन तक जाएं। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वो CH है तो बस। एक एक बढ़ाते जो क्या है। अच्छा नहीं 3 नहीं है, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप का कार्बन डिफरेंट है, ये कार्बन बहुत डिफरेंट है, और ये कार्बन इससे डिफरेंट है क्योंकि इसके साथ क्लोरीन अटैच है, इसके साथ मिथाइल अटैच है। सो 1 2 3 3 तो ये है। उसके बाद जो मैंने कहा ना कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि CH है, आपने एक स्टेप साथ भी देखना है उसके। इस CH के साथ CCl अटैच्ड, इस CH के साथ CCH3 अटैच, तो ये और ये डिफरेंट, ये 4 ये 5, ये दोनों एक टाइप 6। समझ आई कुछ? आप लोगों ने, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कार्बन 13 में जो स्टूडेंट नंबर टाइप ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई कर लेते हैं उनके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं, क्योंकि इनमें ज्यादा क्वेश्चन में एग्जामिनर यही पूछ रहा होता है कि कितनी पीक्स इसकी कार्बन 13 पे आएंगी या कितनी डिफरेंट टाइप के कार्बन है। तो अच्छा नहीं जज्बाती तो खैर क्या, आप A2 के एंड पे आके बंदे ने क्या जज्बाती होना जज्बाती AS वाले होते हैं स्टार्ट। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसमें क्रोमेटोग्राफी है और फिर पॉलीमर्स, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, that would be all then. Allah Hafiz.